अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ मेहर ओमा बाय सारा इमरान का थर्ड एपिसोड लेकर। और अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो अब बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। बाब सोम कहरी। रात का जाने कौन सा पहर था जब वो सोते सोते अचानक से उठ बैठी। उसकी सांसें बेतरतीब थीं। वो अपने दिल के मकाम पर हाथ रखे हुए गहरी सांस लेने लगी कि एकदम ही उसकी नज़र कमरे में पड़ी। फूलों से सजा हुआ कमरा जो उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। पानी लेने के लिए जब उसने दाएं तरफ नज़र दौड़ाई थी तो उसकी निगाह सोफे पर लेटे हुए आहत पर पड़ी, जो उसके सियाह दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाए हुए गहरी नींद में डूबा हुआ था। जमरा की आंखें हैरत से फैली थीं। ये एक इंतहाई गैर मुतवक्का मंजर था। चंद लम्हे वो पलके चिपकाए हुए बगैर उसकी तरफ देखती रही। दिल में हल्की सी हलचल हुई थी। आहद इस तरह उसके दुपट्टे में चेहरा छुपाए हुए सो रहा था जैसे उसके बगैर नींद आना नामुमकिन हो। चंद लम्हे उसे देखते रहने के बाद जमरा ने होठ काटते हुए बेइख्तियारी नजर चुराई थी। बर्क रफ्तारी से चेहरे पर सुर्खी फैली थी। उसने सामने लगी हुई घड़ी पर वक्त देखा तो 5 बज रहे थे। फजर का वक्त हो रहा था। वो उठी और अलमारी की तरफ बढ़ गई। वहां से अपनी सफ़ेद चादर निकाली। वो उस वक्त सियाह शलवार कमीज में मलबूस थी, लेकिन उसके दुपट्टे पर उसका शोहर कब्जा जमाए हुए सो रहा था। चंद लम्हे बाद वो जाए नमाज पर बैठी दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थी। आज उसका चेहरा सपाट था। जहाँ बैठकर वो रोने की आदि थी, आज चेहरे पर एक भी आंसू नहीं था। उसने खुद से वादा किया था वो नहीं रोएगी, और अब उसे रोना आता भी नहीं था। रो रो कर अब थक चुकी थी वो चेहरे पर हाथ फेर कर उठी और जाए नमाज लपेटती हुई मुड़ने ही लगी थी कि वहीं शल खड़ी रह गई थी। उससे जरा सा आगे जाए नमाज पर बैठा हुआ आहद सजदे की हालत में था। वो कब उठा, कब उसके सामने आकर नमाज पढ़ने लगा, जमरा का कोई इल्म न हुआ था। वो वहीं खड़ी रही थी जब आहद ने सलाम फेर कर उसे नजर उठाकर देखा और मासूम सा मुस्कुराया। जमरा संजीदा चेहरा लिया उसे देखती रही। ऐसे क्या देख रही हो? वो उठकर खड़ा हुआ और जाए नमाज लपेट कर सामने पड़ी हुई मेज पर रखा। देख रही हूँ कोई एक शख्स इब्लीस और फरिश्ते का किरदार कैसे अदा कर सकता है। वह सपाट सा मुस्कुराई थी। वो उसी मोहम से मुस्कान के साथ कदम कदम चलता हुआ उसके करीब आया। हर इंसान में ही इब्लीस और फरिश्ता पाया जाता है, बस वह किस वक्त कौन सा रूप धरता है यह उसके इख्तियार में होता है। जमरा ने मुतासिर कुन अंदाज में आबरू उठाकर दाद दी, फिर पलटी और आईने के सामने खड़ी होकर अपनी चादर उतारी। सर से चादर हटी और उसके जोड़े में मकीद बाल वाजे हुए। वो झुककर दराज में से कुछ निकालने लगी जब आहद उसके पीछे आ खड़ा हुआ और उसी लम्हे उसके बाल जोड़े से आज़ाद कर गया। लंबे भूरे बाल खुलकर उसके कमर पर गिर गए। जमरा के हाथ थमे, आंखों में गुस्सा दर आया। वो तेवरा कर पलटी। वो सादगी से उसे देख रहा था। तुम ठीक हो? वो गुस्से से कुछ कहने लगी थी जब वो पूछ बैठा। जमरा ने न समझी से उसे देखा। तुमसे मतलब? और ये क्या हरकत की है तुमने? वह दबी आवाज में गुर्राई थी। तुम्हारे बाल बहुत बेजान हो गए हैं, इसलिए पूछा तुम ठीक हो। वो उसी सादगी से गोया हुआ। मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ हूँ, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? वो घुरक कर बोली तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। और तुम कान खोल कर सुन लो, तुमने जो नीचे हरकत की थी ना मेरा माथा चूमने की, वो आखिरी थी, समझे? मुझसे दूर रहना। वो पलंग के पास जाते हुए उसे तंबी करने लगी जब वो कदम कदम चलता उसके करीब आने लगा। और मेरे करीब आने की। वो मजीद पीछे होती गई जब वो बेइख्तियार ही बेड पर जा गिरी। कोई ज़रूरत नहीं है। उसने आखिरी फिक्रा मुकम्मल ही किया था जब आहद उसके करीब आकर थोड़ा सा झुका। जमरा सांस लेना तक भूल चुकी थी। आहद एक घुटना बेड पर रखे हुए उस पर झुका गहरी सांस लेता उसे देखने लगा। जो हुक्म घरवाली, वो उसके कान के पास गंभीर आवाज में कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। जमरा ने बेइख्तियारी गहरी सांस ली और फौरन उठ बैठी। वो कमरे से जा चुका था। उसने बेबसी से गुस्से से दरवाजे को देखा था। सुबह की रोशनी पूरे सुल्तान हवेली को जगमगा रही थी। घर के आधे मकीन डाइनिंग रूम में बैठे नाश्ता कर रहे थे। साथ गुफ्तगू भी थी जब वो आती दिखाई दी। गहरे नीले रंग के शलवार कमीज में मलबूस, सर पर सादा सा शिफॉन का दुपट्टा ओढ़े, मेकअप से पाक चेहरा, गहनों से आज़ाद, वो कहीं से भी नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही थी। वो सलाम करती अपनी जगह पर बैठी। जमरा, ये क्या है? कहाँ से लग रहा है तुम नई नवेली दुल्हन हो?
जहाँ आरा ने खबकी से उसे देखा। क्या नाश्ता करते वक्त भी सजना संवरना पड़ेगा ताकि मैं नई नवेली दुल्हन लग सकूं? वो सर झटक कर चाय निकालने लगी। जहाँ आरा ने तासुब से देखा, बाकी सब उसके सामने अब इतना बोलते नहीं थे। सलाम। उसी लम्हे आहत कमरे में दाखिल हुआ। वो वही रात वाली शलवार कमीज में मलबूस था, बाल माथे पे बिखरे हुए थे, वो थका हुआ लग रहा था। तुम कहाँ थे? इब्राहिम उसे बाहर से आता हुआ देखकर हैरान हुए थे। मैं फजर के बाद किसी काम से चला गया था बाबा, वो सादगी से कहता हुआ बैठा। जब उसकी नजर सामने बैठी हुई समरा पर पड़ी थी, वो उस सादगी में भी उसे कितनी प्यारी लग रही थी। या शायद यह आहत का नजरिया था। मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। बशर साहब की आवाज पर आहत का सहर टूटा। मैं निहाल की अब शादी कर देना चाहता हूँ। वैसे भी पढ़ाई का क्या है, बाद में होती रहेगी। निहाल ने रुकी सांस से बाप को देखा। अच्छी बात है, वैसे भी बेटियां जितनी जल्दी अपनी घर की हो जाएं बेहतर रहता है। इब्राहिम ने हामी भरी। लेकिन बाबा, निहाल अभी छोटी है और इतनी जल्दी क्या है चाचू? काजल ने एतराज किया। तुम्हें क्यों मसला हो रहा है? इब्राहिम संजीदगी से बोले। क्योंकि वो मेरी दोस्त और कज़न है और मुझे परवाह है उसकी। उसका लहजा सादा सा था। निहाल का दिल किया वो चिल्ला चिल्ला कर सबसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर डाले, लेकिन वो बेबसी से चुप रही। काजल ठीक कह रहा है चाचू, निहाल बच्ची है और ससुराल घरदारी आसान नहीं होती। इस बार आद ने एतराज किया था। मुझे लगता है हमें निहाल से पूछना चाहिए पहले। अगर वो हाँ कहती है तो ठीक है, वरना इस मौजू को ख़त्म करते हैं। इन सब में पहली बार जमरा बोली थी। सब बेइख्तियार निहाल की तरफ देखने लगे। मैं सोचकर जवाब दूं तो चलेगा? वो आंसू रोके गर्दन झुकाए हुए पूछने लगी। हाँ बच्चे, बिल्कुल, आगा जान मुस्कुरा कर बोले। हेजल कहाँ है? आहत को बेइख्तियार ही उसका ख्याल आया था। वो कल भी ठीक नहीं थी। वो कमरे में आराम कर रही है। उसका नाश्ता मुलाजमा कमरे में दे आई थी। जहाँ आरा ने उसे इतला दी। क्यों, वो ठीक है ना? जमरा ना समझी से देखने लगी। उसके सर में दर्द था, बस ज़्यादा कुछ नहीं। जहाँ आरा के जवाब पर वो पुरसुकून से नाश्ते में मसरूफ़ हो गई। वो हेजल के कमरे के बाहर खड़ी दरवाज़ा खोलने वाली थी कि एकदम किसी ने पीछे से उसकी कलाई थामी और उसे लिए दूसरी तरफ बढ़ने लगा। कहाँ ले जा रहे हैं? वो रुहासी होकर उसकी तरफ देखने लगी। चुपचाप चलो, संजीदगी से हुक्म सादिर करता वो उसे अपने कमरे में ले आया था और दरवाज़ा बंद करके उसकी तरफ मुड़ा। ये क्या कहकर आई हो तुम नीचे? हाँ, तुम्हें मना करना चाहिए था सबको, लेकिन तुमने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। वो सख्ती से बोला। मैं मना क्यों करती? वो सपाट सी उसे देखने लगी। क्यों करती? पागल हो? इस उम्र में शादी करोगी? कौन बर्दाश्त करेगा तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ, तुम्हारी जिद? हाँ, घर की बेटी और बहू में फ़र्क होता है। ससुराल वाले कैसे होते हैं पता भी है। उसे गुस्सा आने लगा था। देखो निहाल, तुम शादी करना, लेकिन अभी नहीं, जब तक तुम हर चीज़ को संभालने के लिए तैयार ना हो जाओ। और वैसे भी एक ना एक दिन तुम चली जाओगी इस घर से, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? निहाल उसके चेहरे को एकटक देखने लगी। वो जालिम था और उसे इल्म भी नहीं था कि वो जालिम था। ऐसे क्या देख रही हो, बोलो कुछ। अब के उसका लहजा नरम था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हमेशा के लिए इसी घर में बस जाऊं? उसकी आंखों में एक उम्मीद झलकने लगी थी। तुम यहाँ हमेशा कैसे रह सकती हो? एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है यार। वो उदासी से मुस्कुराने लगा। हाँ, इसलिए कह रही हूँ, क्या मैं इस घर की बहू नहीं बन सकती? उसने धड़कते दिल के साथ पूछा। क्या मतलब? वो नासमझी से उसकी तरफ देखने लगा और यहाँ निहाल की बस हुई थी। आपको मेरी आंखों में मोहब्बत नजर क्यों नहीं आ रही काजल, क्यों? वो एकदम ही चीख पड़ी थी। काजल को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। मोहब्बत हो गई है मुझे आपसे। काजल एकदम ही शशतर हुआ। कब, कैसे, नहीं जानती, बस हो गई। मैंने सोचने के लिए वक्त मांगा क्योंकि मुझे लगा शायद मैं आपको मना लूंगी। वो कदम कदम चलती हुई उसके करीब आ खड़ी हुई और कांपते हाथों से उसका हाथ थामा। वो कुछ ना बोला, बस शल सा खड़ा रहा। मुझसे निकाह कर ले काजल। मैं जानती हूँ आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आपको शादी भी नहीं करनी, लेकिन मेरा क्या काजल, मैं कैसे किसी और की हो जाऊँ? मैं कैसे आपकी मोहब्बत को अपने दिल से निकालूं काजल? उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर लुढ़कने लगे, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद भी थी कि शायद वो मान जाएगा। लेकिन जानती भी हो क्या बकवास कर रही हो तुम? तुमने सोच भी कैसे लिया निहाल? हम तो दोस्त थे,
ये मोहब्बत बीच में कहाँ से आ गई? कैसे? तुम जज्बाती हो रही हो और कुछ भी नहीं। वो सादा मगर सख्त लहजे में उसकी सारी उम्मीद खत्म कर गया था। मोहब्बत करना मेरे इख्तियार में नहीं था काजल, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती काजल, मैं मर जाऊंगी। वो रोने लगी थी। काजल ने उसके हाथ से अपना हाथ निकाला और सामने पड़ा हुआ पानी का गिलास उसके तरफ बढ़ाया। पानी पियो और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। वो उसके लिए सोफे पर बैठा। निहाल ने पानी का गिलास नहीं थामा तो उसने गिलास सामने मेज पर रख दिया। तुम बहुत अच्छी हो और तुम मुझसे बहुत अच्छा इंसान डिजर्व करती हो, एक ऐसा जो जिम्मेदारी से भागता ना हो। ये मोहब्बत, ये शादी मेरे लिए नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात समझोगी। वो नरमी से कहता हुआ उठकर चला गया। निहाल वहीं बैठी रही, खामोश। शल हेजल। वो पलंग पर उकड़ू लेटी थी। जब उसके पुकार पर वो फौरन उठी। आहद, आप यहाँ? आहद उसके पास आया और सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मैं कल आने वाला था, लेकिन निहाल ने कहा तुम आराम कर रही हो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो उसके जख्मी हाथ की तरफ देखने लगा। मैं ठीक हूँ आहद। वह मासूम सा मुस्कुराई। आई एम सॉरी, मैं आपके निकाह में नहीं थी। वो कहने लगी थी जब आहद ने उसकी बात काटी। कैसी बात कर रही हो? सॉरी की क्या बात है? उसने मसनूई डांटा। तुम आराम करो और कुछ भी चाहिए हो मुलाजमा को बता देना। वो कहता कमरे से निकल गया। वो गहरी सांस भरती हुई फिर लेट गई। छत पर गद्दे बिछे थे, 7 तकिए रखे थे। सामने लूडो के साथ खाने की अशिया भी रखी गई थी और वो पांचों सियाह आसमान के नीचे बैठे थे। ये क्या ड्रामा है? आहद आराम से टेक लगाई वो उसे देखने लगा। अरे भाई, छोटा सा गेट टुगेदर है आपकी शादी की खुशी में। काजल ने जूस का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। यार, आज हमारी घर की लड़कियां जिनकी जबान बंद नहीं होती थी आज चुपचाप बैठी हैं। काजल ने सामने खामोश बैठी हुई समरा, निहाल और हेजल पर तंज किया था। हाँ, क्योंकि आज उनका अलग प्लान है। आहद मुस्कुराकर बोला। कैसा प्लान? काजल ने नासमझी से देखा। तुम्हारी बकवास सुनने का, उसने सादगी से बताया। काजल गहरा मुस्कुराया। तो फिर ठीक है, मैं आज आप सबको लतीफ़े सुनाऊंगा जिस पर आपको ताली बजाकर मुझे शाबाशी देंगे। वो चहक कर बोला। तुम्हारे लतीफ़े सुनने के बाद ताली बजाने का नहीं, बल्कि थाली तुम्हारे सर पर बजाने का दिल करता है। आहद ने संजीदगी से हकीकत बयान की थी, जिस पर जमरा और हेजल हंस पड़ी। निहाल अपने नाखून पर हाथ फेरती सपाट थी। क्या आप वाकई बहुत बुरे लतीफ़े सुनाते हैं? हेजल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे हाँ, बहुत बुरे, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, जवाब जमरा ने दिया था। काजल ने अपने भाई और भाभी को खफकी से देखा। क्या आप दोनों हेजल के सामने तो मेरी इज्जत रख लेते हैं? वो खफा हुआ। अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ती है छोटे नवाब, आहद ने कहते हुए जूस का घूंट भरा था। वैसे तुमने अब तक मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। जमरा के अचानक इस्तफसार पर निहाल ने चौंक कर उसे देखा। कोई होगी तो बताऊंगा ना। निहाल ने सुकून की सांस भरी। ठीक है फिर, मैं तुम्हारी लड़की ढूंढती हूँ। जमरा सादगी से गोया हुई। प्लीज, ये लड़कियां कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। इनके नखरे आसमानों को छू रहे होते हैं और हर वक्त तो इन्हें अपनी तारीफ सुननी होती है। सब उसको देख कर रह गए। तो तुम कर लिया करो तारीफ, आहद ने सादगी से कहा। सॉरी, मुझे सिर्फ अपनी तारीफ सुनने की आदत है, किसी दूसरे की करने की नहीं। वो कॉलर झटक कर इतराया। निहाल को छोड़कर सबने तासुब से उसे देखा था। फिर तुम निहाल की इतने नखरे क्यों उठाते हो? आहद तजस्सुस से पूछने लगा। अरे, ये लड़की थोड़ी है। सबने वाह हुए लब से काजल की तरफ देखा। क्या बकवास कर रहे हो? आहद ने मसनूई गुस्से से उसे देखा। मेरा मतलब है ये आम लड़की नहीं है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ब्रो है मेरी ब्रो, उसने सादगी से बताया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता काजल, जमरा ने तासुब से नफी में गर्दन हिलाई। चलो जाओ, सब सो जाओ, वैसे भी कल मेरा वलीमा है। मैं डार्क सर्कल के साथ दूल्हा बना अच्छा नहीं लगूंगा। वो कहता उठ खड़ा हुआ। जमरा ने एक घूंट पीने का उस पर डाली और नीचे की तरफ चल दी। वैसे बहुत ही कोई ब्यूटी प्रिंसेस हो तुम। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए जब वो बोल पड़ी। क्या मतलब? वो सोफे पर बैठकर उसकी तरफ नासमझी से देखने लगा। लुक एट यू, वो बोली, नजरें जैसे उसे स्कैन कर रही हों। एकदम अपने चेहरे के नक्शे के मुताबिक दाढ़ी और मूछ तराशी है तुमने। तुम्हारा जिस्म वो तो चीख चीख कर बता रहा है कि घंटों तुम्हारे जिम में गुजरते हैं। एंड योर ड्रेसिंग सेंस, मानना पड़ेगा।
आहद कुछ पल के लिए सुन सा रह गया। ये वाकई मुझसे कह रही है, उसने दिल में सोचा। उसके लबों पर हल्की सी हैरत भरी मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसने कोई अनोखा ख्वाब देख लिया हो। इतनी तारीफ, कुछ हजम नहीं हो रही घरवाली। वो खुद को संभालते हुए सीधा होकर बैठा, कमीज के खुले 2 बटन भी बंद किए। लेकिन तुम करते क्यों हो? ताकि लड़कियां तुम्हें देखें? नहीं नहीं, घूरें। उसकी आवाज में अब थोड़ी सी संजीदगी आ गई थी, नजरें सीधे उसकी आंखों में। तुम शक कर रही हो? उसके लबों पर दबी दबी से शरारती मुस्कुराहट थी। क्या बकवास कर रहे हो? वो फौरन झुंझलाकर बोली। मेरा मतलब था तुम कुछ ज्यादा ही अपनी खूबसूरती की परवाह करते हो। उसका अंदाज तंजिया था। वो अब अपना दुपट्टा उतारने लगी। उसकी चोटी में मक्की बाल से चंद लटें निकलकर उसके चेहरे पर भी आ गई थी, लेकिन वह परवाह किए बिना उसे ही देखने लगी, जैसे उसके जवाब का इंतजार कर रही हो। वो मुस्कुराता हुआ उठा और उसके करीब आया। क्या करें, अब हर कोई मेरी घरवाली की तरह एफर्टलेस ब्यूटीफुल तो नहीं होता ना, उसने नरमी से कहते हुए जमरा के चेहरे पर झूलती हुई लट को समेट कर उसके कान के पीछे उड़स दिया था। जमरा ने पीछे हटना चाहा, लेकिन आहद ने उसके कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे वह बेइख्तियारी उसके सीने से टकराई। जितना तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी, इतना ही मेरे करीब खुद को पाओगी, इसलिए ये लाहासिल जद्दोजहद छोड़ दो घरवाली। वो गहरी नजरों से उसे देखते हुए धीरे से बोला। मुझे नींद आ रही है, छोड़ो मुझे। उसने बेचैनी से अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन आहद उसकी ये कोशिश नाकाम बनाता उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया। मैंने कहा छोड़ो मुझे, वो अपनी सख्ती से बोली, और उसी लम्हे आहद ने उसकी कलाई छोड़ दी। बस इसीलिए नफरत है मुझे तुमसे। तुम हर चीज़ अपने तरीके से होना पसंद करते हो, फिर उससे चाहे दूसरों को तकलीफ क्यों ना हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। वो दबी दबी गुर्राई। वो सादगी से उसे देखे गया, फिर बोला, जानती हो तुम मुझसे नफरत नहीं करती। उसकी बात पर जमरा चौंकी। तुम सिर्फ मुझे नापसंद करती हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं इस नापसंदीदगी को बहुत जल्द नफरत में बदल दूंगा घरवाली। जानती हो क्यों? जमरा गुस्से से उसे देखने लगी। क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी का कोई हीरो नहीं हूँ, बल्कि वो विलन हूँ, जो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना देगा। वो उस पर लफ्जों के जहर उगलता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया। जमरा बंद दरवाजे को देखते हुए जख्मी सा मुस्कुराई। मेरी भी जिंदगी का एक ही मकसद है, और वो है तुम्हारी बर्बादी। वो खुद से बड़बड़ाई। यार भाई भाभी कितने दूर दूर हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब हमें ही कुछ करना चाहिए उन दोनों करीब लाने के लिए। क्या कहती हो तुम दोनों? काजल ने उनसे पूछा। वो तीनों अब तक वहीं बैठे थे। हाँ, जोमी तो भाई को घास भी नहीं डालती। निहाल अपनी उदासी भुलाकर उस सोच में पड़ गई थी। आहद क्या कोई गधे हैं जो जोमी उन्हें घास डालेगी? हेजल अपनी मोहब्बत बुलाकर निहाल से बोली। ओफो, तुम दोनों छोड़ो ये सब, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। काजल का शैतानी दिमाग चलने लगा। लेकिन कैसे? हेजल सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन काजल भूल गया था उससे बड़ी चुड़ैल बैठी थी, जिसके दिमाग में सिर्फ खराफात चलती रहती थी, और वो और कोई नहीं, प्यारी मासूम निहाल थी। बताओ। वो दोनों निहाल को देखने लगे। बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी कल, बस देखते जाओ, वो कहती उठ खड़ी हुई। अरे लेकिन, वो दोनों कुछ कहने लगे पर वो बात काट गई। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। वो दोनों को देखे बिना ही वहां से चली गई, और वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। पूरा लॉन फूलों और लाइटों से सजा हुआ था, और सामने सोफे पर वो दोनों दुल्हा दुल्हन बने हुए बैठे थे। जमरा ने स्याह रंग की साड़ी के ऊपर मैरून रंग की शॉल ओढ़ रखी थी, बालों की ऊंची पौनी बना रखी थी, गर्दन में खूबसूरत आंसू शक्ल के हीरो वाला पतला सा हार था, कानों में उसी आंसू शक्ल के हीरो के छोटे इयररिंग्स पहन रखे थे, सुरमई आंखों में सियाह काजल भर भर कर डाल रखा था, और लबों पर मेहरून रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। दूसरी तरफ साद आहद बैठा था, जिसने सियाह शलवार कमीज के ऊपर सफेद रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। ये सियाह रंग आहद की ख्वाहिश थी, और जमरा इस बात से अनजान कि ये उसकी माँ नहीं बल्कि उसके शोहर की ख्वाहिश है। तुमने कुछ प्लान किया था, बताओ। सफेद रंग की शलवार कमीज में मलबूस काजल ने निहाल के पास सरगोशी की। बस देखते जाएं, वो सादगी से बोली। दिल उदास था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। सबके जाने के बाद मेहमान जाने लगे तो जमरा भी उसी लम्हे उठी
और 2 कदम चलते ही उसका तवाज़ुन बिगड़ा। वो गिरने ही लगी थी जब आहद ने बेइख्तियारी उसे कमर से थामा। ज़मरा संभल कर सीधी हुई और अपने पैरों में पहने हुए 3 इंच ऊंची हील्स को देखा जो टूट चुकी थी। वो वहाँ से होकर हील्स को देखने लगी। जब उसी लम्हे आहद ने उसे अपने बाजू में उठा लिया, ज़मरा की आंखें हैरत से वाह हुई थी। उसने बेइख्तियारी आहद को घूरा जो बिना किसी तासुर के उसे देख रहा था। मुझे नीचे उतारो, वो दबी दबी आवाज में सख्ती से बोली। फिर अंदर कैसे जाओगी? आहद संजीदगी से पूछने लगा। हील टूटी है, पैर नहीं, चली जाऊंगी, उतारो, वो खफगी से बोली। बिल्कुल नहीं, मेरे होते हुए मेरी बीवी नंगे पैर चलकर अपने पैर गंदे करे, फिर लानत हो मेरे घंटों घंटों जिम करने पर। वो उसे मजबूती से पकड़े हुए अंदर की तरफ बढ़ने लगा। जमरा जब्त से उसे देख कर रह गई थी। सब उन दोनों को ही देख रहे थे। कुछ मुस्कुराहट दबा रहे थे तो कोई उनकी वारी जा रहे थे। ये तुम्हारी हरकत है ना? काजल और हेजल निहाल के पास खड़े पूछने लगे तो निहाल खुलकर मुस्कुराई। तुमने जमरा की हील को क्यों तोड़ा? हेजल ने नासमझी से पूछा। ताकि वो दोनों करीब आ सकें, वो फातिहा मंदी से गोया हुई। व्हाट? पागल, ऐसे करीब नहीं बोला था। काजल का सर घूम कर रह गया। क्या मतलब? देखो तो कितने करीब हैं वो दोनों, और क्या चाहिए? उन दोनों ने उसे रुहासी होकर देखा था। अरे मेरी माँ, दिल के करीब बोला था, दिल के करीब, वो दांत कचकचाकर बोला। मैं क्या कोई महबूब आपके कदमों में वाली मौलवी हूँ? उसने दोनों को गुस्से से घूरा। अगर होती तो सबसे पहले आप ही पर करती। हम्म, इससे ज्यादा मैं करीब नहीं ला सकती, सॉरी। वो आंखें घुमाकर वहां से चली गई। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वो दोनों गहरी सोच में डूब गए। आहद उसे उसी तरह उठाए कमरे में दाखिल हुआ, फिर पैर की ठोकर से दरवाजा बंद किया और नरमी से जमरा को नीचे उतारा। तुम ये जो सबके सामने लिविंग डविंग हस्बैंड बनने का दिखावा करते हो ना, सब समझ आता है मुझे। वो शॉल उतारते हुए गुस्से से बोली। मैं दिखावा नहीं करता, मैं सच में एक लिविंग हस्बैंड हूँ। वो मुस्कुराता हुआ सोफे पर बैठा और पैर मेज पर रख दिए। वाह, तुम्हारा लिविंग नेचर मैं कल रात देख चुकी हूँ, वो जलकर कहती हुई ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठकर अपने ज्वेलरी उतारने लगी। लेकिन नेकलेस उतारते वक्त उसका हुक बेइख्तियार ही जमरा के बालों में उलझ गया था। उसने बालों में उलझी चैन जारहाना अंदाज में निकालनी चाहिए, लेकिन साथ ही उसके बाल पर भी जोर पड़ा था। वो बेइख्तियार ही हल्का सा कराही। उसी लम्हे आद अपनी जगह से उठा और उसके पास आ खड़ा हुआ। वो उसे तासुब से एक नज़र देखता उसकी गर्दन पर नजर जमा गया, फिर बहुत नरमी से उसके बालों में उलझी हुई चैन को निकाला और नेकलेस उतारकर मेज पर रखा। देखो मैं कितने केयरिंग हस्बैंड हूँ, जिसे अपनी बीवी की जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। वो आंखों में शरारत लिए मुस्कुराया। जमरा का दिल किया उसी नेकलेस से उसका दम घोट डाले। तुम तुम मेरे सब्र को आजमा रहे हो आहद, वो उस पर गुर्राई। उफ, तुम गुस्से में मेरा नाम लेती हो तो इतना अच्छा लगता है, जब प्यार से लोगी तब मेरा क्या हाल होगा घरवाली। वो उसका और अपना अक्स आईने में देखता हुआ गंभीर आवाज में उससे गोया हुआ। प्यार से? मैं वो दिन आने से पहले तुम्हारा कत्ल करना पसंद करूंगी, समझे? वो अब भी उसी जारहाना अंदाज में अपने बालों का जोड़ा बनाने लगी। क्यों नहीं घरवाली, शौक से। वो मुस्कुराया, थोड़ा सा झुका, फिर उसके कान में सरगोशी की। मेरी हर सांस तुम्हारे नाम। वो जताकर कमरे से निकल गया। जमरा ने लब भीजे, दिल की धड़कन बेतरतीब हुई, मगर चेहरे पर सर्द मेहरी कायम रही। वो सर झटकती हुई ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। वो सादगी से गुलाबी रंग की सलवार कमीज पहनकर बाहर निकली ही थी जब उसकी नज़र बेड पर पड़ी जहां वो लेटा फोन चला रहा था। वो लिबास तब्दील कर चुका था, सफ़ेद रंग की सादा सी टी शर्ट और सियाह स्वेट पैंट। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? वो गुस्से से उसकी तरफ आई। सोया कहाँ हूँ घरवाली, सोना तो अभी है, वो सादा से कहकर मुस्कुराया। तुम्हें और कोई काम नहीं है जो मुझे तंग किए जा रहे हो, हाँ? वो गुस्से से उस पर गुर्राई तो वो हंस पड़ा। तुम्हें तंग कर नहीं रहा, बस ऐसे ही लेटा हुआ हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब तुम सो जाओ, वो नरमी से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो बिना मजीद बोले बेड पर लेटकर आंखें बंद कर गई थी। सोफे पर लेटे हुए आहद ने मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराया। वो उसकी बीवी की हैसियत से उसके कमरे में थी, उसके लिए यही काफ़ी था। सब लाउंज में बैठे चाय पीते हुए गुफ्तगू में मसरूफ थे और मौजूए गुफ्तगू निहाल की शादी थी। निहाल बच्चे, फिर तुमने क्या सोचा? हम तुम्हारे लिए रिश्ता देखें?
आगा इब्राहिम ने नरमी से पूछा। निहाल का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने नजर उठाकर काजल को देखा। आंखों में मलाल था, उस जालिम शख्स से मोहब्बत करने का मलाल। काजल ने धीरे से गर्दन को नफी में जम्बिस दी, जैसे कह रहा हो कि मना कर दो। जी आगा जान, वो संजीदगी से कहती हुई कमरे की तरफ बढ़ गई। मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा रिश्ता है, आप सब कहें तो मैं उनसे बात करूं? अहद ने चाय का घूंट भरते हुए पूछा। सरबराही कुर्सी पर बैठे हुए जमरा खामोश थी और वो इस वक्त काजल को देख रही थी, जो अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। तुम ठीक हो काजल? वो बगौर उसके तासुर देख रही थी। काजल ने जबरन मुस्कुराया और इस्बात में सर हिलाया। सब अहद के बताए रिश्ते पर बात करने में मसरूफ हो गए थे। ये नीचे तुम क्या करके आई हो? वो गुस्से से उसके कमरे में दाखिल हुआ। निहाल जो खिड़की के पास खड़ी थी चौंक कर पलटी। वही जो सही था, वो सादगी से बोली। काजल ने दुख से उसे देखा। ठीक है, जो दिल में आए करो, मैं कौन होता हूँ तुम्हें कुछ कहने वाला? वो दबी दबी आवाज में कहता कमरे से निकल गया, लेकिन वो दरवाजा जोर से बंद करना नहीं भूला था। निहाल तल्खी से मुस्कुराकर बंद दरवाजे को देखने लगी। एक हफ्ते बाद कमरा फूलों से सजा पड़ा था और वो मेहंदी रंग की मैक्सी पहने, सर पर भारी सा उसी रंग का दुपट्टा पहने मेहंदी की दुल्हन लग रही थी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप और आंखों में ढेर सारा डर था। उसने माथे पर आती हुई चंद पसीने की बूंदों को हाथ से साफ किया और गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। कहाँ हो तुम? आज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की मेहंदी है और तुम हो कि एक हफ्ते से गायब हो? लॉन के दहाने पर खड़ा मेहंदी रंग की शलवार कमीज पहने अहद खफकी से फोन पर कह रहा था। आज निहाल की मेहंदी थी। निहाल का रिश्ता अहद के बताए गए लोगों में हुआ था। काजल उसके बाद हवेली नहीं आया था और उसने ये बताया था कि वो रेस पर गया है। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम कल आ रहे हो, बस बात खत्म। वो फोन पर काजल को हुक्म सादिर करता हुआ कॉल बंद कर गया था। तुम कौन सी रेस पर गए हो बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरे भाई। फोन जेब में रखते हुए अहद जहरीला बड़बड़ाते हुए मुस्कुराया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नजर अपनी बीवी पर पड़ी, जिसे देखकर वो गहरी मुस्कुराहट के साथ उसके पास आया। तुम्हारी बात हुई काजल से? वो जो उसकी तारीफ करने लगा था, जो सुर्ख रंग और सुनहरी काम वाला जोड़ा पहने उसके होश उड़ा रही थी, लेकिन वो उसके बोलने से पहले ही बेचैनी से पूछने लगी। अहद ने जब्त से आंखें बंद की। ये कबाब में हड्डी। फिर खोली और सादगी से बोला, हाँ मैंने उसे साफ अल्फाज यानी धमकाया है। मैं कहा है कि वो कल आ जाए। जमरा ने मशकूक नजरों से उसे देखा, फिर सर झटक कर अपनी चादर उठाने ही लगी थी कि अहद ने उसकी चादर ले ली। उसने चौंक कर उसे देखा। चादर दो मेरी, मुझे नीचे जाना है। अहद उसे बिना जवाब दिए और चादर दिए अलमारी की तरफ बढ़ा था और वहां से अपनी अजरक निकालकर उसके करीब आया। मैं कुछ जमरा कुछ कहने लगी जब अहद ने आहिस्ते से उसका रुख शीशे की तरफ मोड़ा और अक्स में उसके झलक देखते हुए बड़ी नरमी से उसे अपने अजरक उड़ा दी। वो शल खड़ी उसे देख कर रह गई थी। तुम चादर की जगह मेरी अजरक ओढ़ा करो घरवाली। वो उसके अजरक में ढके हुए वजूद को देखते हुए नरमी से बोला। और वो क्यों? जमरा ने उससे नजर चुराते हुए पूछा। उसे उसकी नजरें गैर आरामदह कर रही थी। क्योंकि तुम मेरी अजरक में मुझे मेरी सी लगती हो। वो उसके सर के दुपट्टे को ठीक करता हुआ गोया हुआ। तुमने कर ली फ्लर्टिंग, अब हटो। वो संभल कर बोली, अलबत्ता दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका इतना पास खड़ा होना, ऊपर से उसकी हल्की सी कॉलोन की खुशबू। उफ। फ्लर्ट कहाँ कर रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ। उसने उसे खफगी से देखा। क्यों बता रहे हो, मत बताओ। वो उससे अलग होती हुई अपनी यानी उसकी अजरक खुद पर दुरुस्त करने लगी। अब तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताऊंगा तो क्या पड़ोसी को बताऊंगा? वो सर झटक गया। हाँ कर लो, मुझे कोई मसला नहीं। वो उसकी इतनी साफ गोई पर उसे देखता रह गया। लेकिन मुझे है, तुम्हारा हक मैं किसी और को नहीं दे सकता। वो खफा खफा सा कहता हुआ कमरे से निकल गया और जमरा वहीं ठहर गई। क्या यह वही शख्स था जो उसकी जिंदगी को जहन्नुम से भी बदतर बना देने वाला था? अजीब धूप छाव जैसा शख्स था। अगली सुबह धुंध आलूद थी। दिसंबर का महीना चल रहा था। ऐसे में कमरे में हीटर चलाए जमरा जमीन के कागजात में सर दिए बैठी थी। उसके बाल केचर में बंधे हुए थे और अपने गिर्द नरम गरम शॉल ओढ़े रखी थी। आहद वॉशरूम से निकला तो उसकी नज़र उस पर उठी। वो इतनी सर्दी में भी सिर्फ एक सादा सी सिया टी शर्ट और ट्राउजर पहने हुए था,
गीले बाल माथे पर बिखरे पड़े थे। वो गालबन नहा कर निकला था। तुम कैसे नहाए हो? गीजर तो चलाया ही नहीं था। उसने तफ्तीश चाही। गर्म पानी से कौन नहाता है? वो सादगी से कहता हुआ बालकनी में जा खड़ा हुआ था और सिगरेट जलाने लगा। जमरा ने अपने नमूने शोहर को हैरानगी से देखा और तासुफ भरी सांस ली। तुम कुछ ज्यादा ही सिगरेट नहीं पीते? उसे सिगरेट की कश लेते हुए देखकर वो पूछने लगी थी। तुम भी तो सारा दिन मेरा खून पीती रहती हो, मैंने कभी तुमसे पूछा है? वो जलकर बोला। जमरा हाँ करती हुई दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। मोफट बदतमीज। वो चंद लम्हे यूं ही काम में मसरूफ रही, लेकिन ध्यान बार बार उसकी तरफ ही जा रहा था। वो एकदम उठी और बालकनी की तरफ बढ़ी। आहत के करीब आकर उसने उसके हाथ से सिगरेट लिया और अपने पैरों तले मसला। उसने ये सब किसी तूफान की रफ्तार से किया था कि आहत उसको हैरान दर हैरान देखता रह गया। अगर आज रात काजल नहीं आया तो तुम अपनी खैर मनाना समझे। वो किसी भूखी शेरनी की तरह उसे घूर रही थी। आहत के गले में बेइख्तियारी गिल्टी उभर कर मालूम हुई। और अब अगर तुमने इस कमरे में सिगरेट जलाई तो? वो घूरती हुई उसके जरा करीब आई। तो मैं तुम्हें जला दूंगी। वो एक एक लफ्ज जोर देकर तंबी करती हुई चली गई थी। वो जैसे ही मुड़ी तो उसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट बिखर गई थी। आहत ने शौकी नजरों से उसकी पुश्त को देखा। कुछ भी कहो, डरता तो है मुझसे। वो सोचती हुई वापस बैठकर काम करने लगी। तुम्हें नहीं लगता ये सब धमकियां नॉर्मल बीवियां देती हैं? वो गौर से उसे देखता हुआ कमरे में आया। ये नॉर्मल बीवियां क्या होती हैं? बीवी बीवी होती है। वो बेध्यानी में क्या बोल पड़ी थी उसे इल्म नहीं हुआ। आहद बेइख्तियारी मुस्कुराया और कमरे से निकल गया। जमरा को जब अपनी कहीं बात का एहसास हुआ तब तक वो जा चुका था। उसने बेइख्तियार ही अपने माथे को छुआ था। ये क्या बकवास कर दी मैंने? उफ जमरा, वो पछताई। वो हवेली में दाखिल हुआ तो पूरी हवेली सजी पड़ी थी। रात में भी दिन जैसी रोशनी थी। वो उकताहट से सांस भरता हुआ लॉन्च में दाखिल हुआ तो सब अपने अपने कामों में मसरूफ नजर आ रहे थे। वो बिना सलाम किए ऊपर जाने लगा। जब सीढ़ियों पर खड़े हुए आहद पर उसकी नजर पड़ी थी। किधर आवारागर्दी करके आ रहे हो? आहद संजीदा सा नीचे उतरकर उसके पास आया। भाई बताया तो था, बाइक रेस पर गया था। उसने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। जाओ जाकर तैयार हो जाओ। वो उसके सादा से शर्ट और जींस को देखता हुआ बोला। आहद खुद उस वक्त तैयार था। स्याह रंग की शलवार कमीज पर अजरक गर्दन के गिर्द डाले वो काफी दिलकश लग रहा था। काजल ताबेदारी से अस्पात में सर हिलाता हुआ ऊपर की तरफ पड़ गया। वो अपने कमरे में जाने लगा। जब उसके कमरे के बंद दरवाजे पर उसकी नजर पड़ी, वो अपने कमरे में जाने के बजाय उस तरफ कदम बढ़ा गया। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर सामने सुर्ख रंग की जोड़े में दुल्हन बनी बैठी निहाल पर पड़ी थी, जो आईने के सामने उसकी तरफ पुष्ट किए बैठी थी। मैं उम्मीद करता हूँ तुम ये शादी सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि खुशी से भी कर रही हो। वो हल्की आवाज में गोया हुआ। निहाल की सांसें एक लम्हे के लिए थम गई थी। उसने मुड़कर उसे देखा। वो दरवाजे के पास खड़ा था, उदास चेहरा लिए उसे देख रहा था। आप उदास क्यों हैं? वो उसकी उदासी की वजह नहीं जान पा रही थी। तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन तुम मेरी एकलौती बेस्ट फ्रेंड हो और आज तुम जा रही हो। उदास तो होऊंगा। वो बोझल से मुस्कुराकर चला गया था। अजीब पागल शख्स है और मुझे भी पागल बना रहा है। वो बेजारी से बड़बड़ाई थी। सब लॉन में खड़े थे। मेहमानों का शोर हर जगह था। ऐसे में सामने आहत खड़ा अपनी जेब से सिगरेट निकाल रहा था। सुबह जमरा की धमकी के बाद उसे अब वक्त मिला था। उसने सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकाला ही था कि वो रुक गया। उसे मेरा कमरे में सिगरेट पीना नहीं बल्कि सिगरेट पीना ही बुरा लगता है। अब जो चीज़ मेरी बीवी को नहीं पसंद वो करता अच्छा लगूंगा मैं? बिल्कुल भी नहीं यार। उसने सिगरेट और लाइटर दोनों को पास पड़े हुए कूड़ेदान में डाल दिया था। उसने फैसला कर लिया था कि अब से वो आदत छोड़ देगा जो उसकी बीवी को नागवार गुजरती है। आखिर को वो अपनी बीवी का ताबेदार शोहर जो था। उसने जेब से एक छोटी सी चॉकलेट निकाली। ये उसने अपने कमरे के ड्रेसिंग टेबल से उठाई थी, जो यकीनन उसकी बीवी की थी। उसने चॉकलेट की छोटी सी गोली मुंह में डाली और मुंह में जाते ही घुल गई। मज़े की है, वो बड़बड़ाया। आहद वो। जमरा अपना गुलाबी फ्रॉक संभालते हुए उसके पास आई। जब उसकी नज़र चॉकलेट के कागज़ पर पड़ी जो आहद के हाथ में था। तुम मेरी चॉकलेट चुरा कर यहाँ छुपकर खा रहे हो? वो गुस्से से बोली। आहद ने उसे चौंक कर देखा।
نہیں گھر والی, میں نے چرائی نہیں ہے, وہ تو ڈریسنگ ٹیبل پر گری رکھی پڑی تھی تو. اس نے فوراً وضاحت دی. تو تمہیں پتا تھا یہ میری ہے, پھر بھی کھا رہے ہو؟ وہ اسے گھورنے لگی. گھر والی, کیا میرا اور کیا تمہارا, اب سب کچھ ہمارا ہے. وہ سادگی سے مسکرایا. ہاں, چاکلیٹ چور. وہ ضبط سے وہاں سے جانے لگی جب ہیزل بھاگتی ہوئی ان دونوں کی طرف آئی تھی. حاضی آرام سے, احد نے اسے نرمی اور فکر مندی سے ٹوکا. زمرہ نے ایک نظر اسے دیکھا, پھر وہ ہیزل کی طرف متوجہ ہوئی جو ہانپ رہی تھی. احد, نہال اپنے کمرے میں نہیں ہے. وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی. کیا؟ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں اندر کی طرف لپکے. سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس کاجل جو سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھ کر رک گیا. کیا ہوا, سب ٹھیک؟ آپ دونوں پریشان نظر آ رہے ہیں, اس نے پوچھا. کاجل, نہال کمرے میں نہیں ہے, ہیزل نے اسے ہر جگہ دیکھ لیا. احد نے اسے سنجیدگی سے بتایا. بھائی ایسا نہیں ہو سکتا, وہ ابھی کمرے میں ہی تھی. وہ تینوں نہال کے کمرے کی طرف بڑھے. کاجل نے کمرے کا دروازہ کھولا. وہ اندر آئے تو کمرے میں کوئی نہیں تھا. زمرہ واش روم کی طرف بڑھی لیکن دروازہ کھلا تھا اور اندر کوئی نہیں تھا. لیکن وہ کہاں جا سکتی ہے اور کیوں؟ زمرہ صدمے کی کیفیت سے بولی تھی. زومی, وہ یہاں سے بھاگی ہے. کاجل کھڑکی کے پاس کھڑا تھا. کھڑکی کا دروازہ کھلا تھا اور رسی لٹک رہی تھی. کاجل, وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی, تم جاؤ ڈھونڈو اسے, میں دوسرے راستے سے دیکھتا ہوں. احد نے اس کو اس راستے جانے کا کہا اور خود کمرے سے نکل گیا. وہ اس پورے راستے میں بائک پر پھر رہا تھا. پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. اس کا فون بجا تو اس نے ایک راستے میں بائک روکی اور فون اٹھایا. نہیں بھائی, میں ڈھونڈ رہا ہوں, اسے آپ فکر نہ کریں, وہ مل جائے گی. وہ فون پر کہہ رہا تھا جب کسی نے پیچھے سے اس کے سر پر کوئی بھاری چیز ماری. وہ کراہ بھر کر مڑا جب اسے سامنے کھڑا شخص دھندلا سا دکھائی دیا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ زمین پر سو گیا تھا. کمرہ نیم روشن تھا اور وہ کرسی پر بیٹھا تھا. ہاتھ پیچھے کو ہتھ کڑی میں بندھے ہوئے تھے. پیروں کو رسی سے کرسی کے ساتھ باندھ رکھا تھا. اس نے اپنی آنکھیں کھولنی چاہی لیکن سر پھٹتا محسوس ہو رہا تھا. بالآخر اس نے زبردستی آنکھیں کھولی جب سامنے کھڑے شخص پر اس کی نظر پڑی. سامنے دلہن بنی نہال کھڑی تھی جو اسے فکر مندی سے دیکھ رہی تھی. کاجل, آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے پاس آئی اور گھٹنوں کے بل بیٹھی. یہ سب کیا ہے نہال؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا. میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کیا بکواس کر رہی ہو, اور کھولو مجھے, وہ غصے سے بولا. یہ اب تب کھلے گا جب نکاح ہوگا, اس نے سنجیدگی سے بتایا. کاجل نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا. کیا بکواس کر رہی ہو, کس کا نکاح؟ وہ گرایا. میرا اور آپ کا, ہمارا نکاح. آنسو تھامتی وہ اب سنجیدہ ہو چکی تھی. کاجل ابھی اس الفاظ کا مطلب پوری طرح سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ اچانک نہال نے اپنی بھاری دوپٹے کے اندر سے پستول نکال کر اس کے سر پر تان دی تھی. لمحے بھر کو وہ ساکت رہ گیا جیسے وقت رک گیا ہو. آنکھوں میں حیرت, چہرے پر بے یقینی. وہ منظر اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا لیکن اگلے ہی لمحے وہ ہنس پڑا. نہال کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا. تو یہ کرنے کا ارادہ ہے تمہارا, مجھے موت سے ڈرا کر مجھ سے نکاح کرنا؟ اس کے لہجے میں طنز بھی تھا, حیرت بھی, اور کہیں نہ کہیں ایک ادھورا سا اعتماد بھی. آپ کو اپنی موت سے ڈر نہیں لگتا ہے نا؟ وہ سپاٹ سا مسکرائی. کاجل نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ وہ تھم گیا کیونکہ نہال وہ بندوق خود پر تان چکی تھی. میں آپ کو مارنا چاہتی بھی نہیں, میں کیسے اس شخص کو مار دوں جو میرے دل میں سب سے اونچا مقام رکھتا ہے. اس کے تاثر زخمی مسکراہٹ میں ڈل چکے تھے. نہال, یہ بچوں کا کھلونا نہیں ہے. وہ گرایا, دل میں خوف سا ڈر آیا تھا. پٹ دا گن ڈاؤن پلیز, وہ چلایا. نہال کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو واقعی کاجل کو خوفزدہ کر رہا تھا. کاجل نے پوری قوت لگا کر خود کو آزاد کرنا چاہا لیکن ناکام. آپ کی ضد سے ایک معصوم کی جان جا سکتی ہے کاجل, اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. وہ اسی طرح اپنے ماتھے پر بندوق تانے ہوئے کہنے لگی. مجھ سے نکاح کرے یا پھر مرنے دیں. کاجل نے بے یقینی سے اسے دیکھا. میں تمہیں کہہ رہا ہوں اسے نیچے کرو. وہ بے بسی سے گرایا. وہ نہال کے ہاتھوں کی لرزش بخوبی دیکھ سکتا تھا لیکن وہ اس کی جذباتی طبیعت سے بھی واقف تھا. نہال, میری بات سنو, اس نے سمجھانا چاہا. آپ مجھ سے نکاح کریں گے یا نہیں؟
निहाल की आंखों में एक अजीब सा जुनून झलक रहा था। काजल ने उसे गुस्से भरे अफसोस से देखा। निहाल, होश करो, कोई किसी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं करता। तुम ये क्या कर रही हो? वो बेबसी से बोला। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें आपका साथ ना हो। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों को भिगो रहे थे। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, काजल। उसने बंदूक पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। आप मुझसे निकाह करेंगे या नहीं? काजल का दिल सूखे पत्ते की तरह लरसने लगा। निहाल, देखो, ये पागलपन बंद करो। वो चीखा और कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन रस्सी की गिरफ्त सख्त थी। हाँ या ना? वो चीखी। देखो निहाल, ये सब गलत है। उसका लहजा खौफ से लबरेज था। हाँ या ना? वो फिर चीखी, इस बार पहले से ज्यादा शिद्दत से। काजल की निगाह ट्रिगर पर रखी हुई उस उंगली पर जम गई। बस एक लम्हे का फासला था और किसी मासूम की जिंदगी का चिराग गुल हो सकता था। हाँ हाँ, जो कहोगी वो करूँगा, बस ये नीचे कर दो। यहाँ काजल ने अपनी शिकस्त तस्लीम की। वहीं उसी लम्हे निहाल फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। बंदूक वाला हाथ पहलू में ढेर हो गया। आप लोग दुल्हन को बुला क्यों नहीं रहे हैं? एक अधेड़ उम्र जिसने सफेद शलवार कमीज पहन रखी थी, वह सामने परेशान खड़े हाकिम नवाब के खानदान से पूछ रहे थे। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यह शादी नहीं हो सकती। आप लोग जा सकते हैं। बशर हाकिम ने सर झुकाए हुए जवाब दिया। यहाँ आपने हमें जलील करने के लिए बुलाया था। साफ क्यों नहीं कहते कि आपकी बेटी भाग गई है? शेरवानी में मुलविस दूल्हा बना हुआ लड़का गुस्से से बोला था। क्या बकवास कर रहा है? आहद ने गुर्राते हुए उसका गिरेबान जारहाना अंदाज में जकड़ा। अगर मेरी बहन के खिलाफ एक भी और गलत अल्फाज इस्तेमाल किया ना, तो इस दुनिया से तेरी रुखसती करवाऊंगा। आहद ने उसे जारहाना अंदाज में उसका गिरेबान छोड़ा। लड़का पीछे गिरते गिरते बचा था। सब खाना खा चुके हैं, इसलिए अब अपने घर जाकर सो जाए। अल्लाह हाफिज। वो सबको संजीदगी से कहता हुआ वहां से चला गया। सब एक एक करके वहां से चले गए थे। उनके दिलों में कई सवाल थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो नवाबों से कोई कुछ पूछ ले। वो ऐसे कैसे भाग सकती है? उसने खुद हाँ कहा था। वो कैसे अपने बाप को धोखा दे सकती है? सर पकड़े बशर बोल रहे थे। रईसा बेगम का रो रो कर ही बुरा हाल हो रहा था। इतनी बदनामी, इतनी जिल्लत आज तक नवाबों की नहीं हुई थी जितनी आज हुई। उस वक्त सब लाउंज में मौजूद थे जब ऊपर से आहद आता दिखाई दिया। आहद, कुछ पता चला निहाल का? इब्राहिम ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, शेरा और काजल ढूंढ रहे हैं उसे, लेकिन अब तो काजल का भी फोन नहीं लग रहा। पता नहीं ये लड़का कहाँ ढूंढ रहा है। वो इत्तला देता जमरा के बगल में बेतकल्लुफ से सोफे पर बैठ गया था। जमरा ने एक खफासी नजर उस पर डाली और सर झटक कर दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गई। आप लोग फिक्र मत करें, मिल जाएगी। कहाँ तक जा सकती है वो आखिर? जमरा ने सबकी दिलजोई की। मुझे यकीन है कि वो गांव से बाहर नहीं गई होगी और इस गांव में उसे कोई खतरा नहीं है। वो एक बार फिर गोया हुई। हाँ, शेरनी के घर में कौन ही जाना चाहेगा, और यह गांव मेरी शेरनी का है। फोन में मसरूफ आहद ने दिल में सोचा। उस नीम अंधेरे कमरे का मंजर देखो तो काजल अब तक रस्सी के जकड़ में बैठा था और निहाल सामने कुर्सी पर। उसके पैर लर्ज रहे थे। सामने मौलवी साहब बैठे थे। निकाह हो चुका था और अब काजल जब्त किए निकाह के कागज पर दस्तखत कर रहा था। मौलवी साहब ने अब दस्तखत करने के लिए कागज निहाल की तरफ बढ़ाए थे। उसने कांपते हाथों से दस्तखत किए। चंद लम्हे बाद मौलवी जा चुका था। अब उस अंधेरे कमरे में सिर्फ वो दोनों थे। खोलो मुझे। निहाल का दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर उसने काजल को आज़ाद कर दिया तो वो उसका क्या हशर करेगा? ये सोच सोच कर ही उसकी जान हवा हो रही थी। सुना नहीं तुमने? खोलो इसे। वो गुर्राया। निहाल ने बदबख्ती खुद को संभाला और दुपट्टे में बंधी हुई चाबी से काजल के हाथ हथकड़ी से आज़ाद किए। वो पीछे हो गई। काजल ने जारहाना अंदाज में पैरों से रस्सी की डोर खोली और उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कदम उस डरी हुई हिरनी की तरफ बढ़ाए जो कुछ देर पहले ही शेरनी बनी हुई थी। वो खौफजदा सी उसे अपने कदम पीछे लेने लगी थी जब काजल ने एक झटके से उसे बाजू से थामकर अपनी तरफ खींचा था। घर चले बीवी, या मजीद तमाशा करना रहता है? वो उसका बाजू उसे जारहाना अंदाज में पकड़े हुए उसे अपने साथ बाहर की तरफ ले जाने लगा था। निहाल किसी बेजान पुतले की मानिंद
اس کے ساتھ چلتی تھی۔ وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگتی ہوئی حویلی میں داخل ہوئی تھی تاکہ خود کو اس سے محفوظ رکھ سکے، یہ خیال کیے بغیر کہ اندر ایک طوفان اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ دروازے کے قریب آئی اور وہیں تھم گئی۔ سامنے سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، سب کے چہرے پر فکر واضح تھی۔ بابا، بے آواز پکارا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر قدم ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور اسی لمحے زمرہ کی نظر سامنے بدحواس سی نہال پر پڑی۔ نہال؟ زمرہ دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ سب کی نظر بھی اسی طرف اٹھی تھی۔ زمرہ نے اسے اپنے سے لگایا اور بے جان سی اس کی آغوش میں کھڑی رہی۔ یکدم ہی کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ وہ شخص اس کا باپ تھا جس کی عزت وہ نیلام کر چکی تھی۔ بشر نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ بے اختیار ہی پیچھے گرنے ہی لگی تھی کہ کسی نے اسے تھام لیا۔ وہ شخص اس کا شوہر تھا جس کی خاطر وہ اسے اور خود کو برباد کر چکی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ کاجل کو لگا وہ جیسے ہی اسے چھوڑے گا وہ اسی لمحے زمیں بوس ہو جائے گی۔ اس نے سہارے سے نہال کو کھڑا کیا اور اس کے گال پر سرخ نشان دیکھا۔ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ میری بیوی پر ہاتھ اٹھائیں؟ وہ بشر کی طرف دیکھ کر گرایا تھا۔ مٹھیاں سختی سے بھج گئی تھی کہ ہاتھ کے رگیں صاف واضح ہونے لگی۔ وہاں کھڑا ہر شخص دم بخود سا اسے دیکھنے لگا۔ بیوی؟ بشر صاحب ناسمجھی اور ٹرانس کسی کیفیت میں اسے دیکھنے لگے۔ ہاں بیوی، یہ میری بیوی ہے اور میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی اسے ذرا سی بھی تکلیف دے۔ سید میری سے آگاہ کیا گیا، کیونکہ جو تکلیف میں اسے دوں گا وہ کافی ہوگی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اور نہال کہاں ملی تھی تمہیں؟ آغا ابراہیم اس پر گرجے۔ نہال بھاگی نہیں تھی بلکہ میں نے اسے اغوا کر لیا تھا تاکہ اس سے نکاح کر سکوں۔ نہال نے رکی ہوئی سانس سے اس کا چہرہ دیکھا جو سنجیدہ تھا۔ بے غیرت انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ بشر حاکم گرائے۔ تو اور کیا کرتا، میں محبت کرتا ہوں اس سے، کیسے کسی اور سے شادی ہوتے ہوئے دیکھ لیتا؟ وہ بھی جواباً گرایا تھا۔ تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم نہال کی شادی کروانا چاہتے ہیں، کیوں کاجل؟ ابراہیم نے غصے سے پوچھا۔ بابا، میں نے آپ لوگوں کو منع کیا تھا، اور میں کیسے بتاتا؟ یہی کہ بغیر سیٹل ہوئے آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا چچا خوشی خوشی راضی ہو جاتے؟ نہال اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ پورا راستہ خاموش رہا تھا۔ کیا وہ اس سب کے لیے پہلے سے تیار تھا؟ لیکن یہ سب کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، تمہاری وجہ سے ہماری اور نہال کی کتنی بدنامی ہوئی ہے، جانتے بھی ہو؟ ابراہیم گرج کر بولے تھے۔ بابا، وہ کچھ کہنے لگا تھا جب سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے آہد پر نظر پڑی۔ بے غیرت انسان! آہد نے گیز و غضب میں اس کا گریبان جکڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اتنی گھٹیا حرکت کرو گے۔ وہ تیش کے عالم میں گرایا۔ ہاں ہوں میں گھٹیا۔ وہ بھی جواباً گرایا۔ میں تمہیں جان سے مار۔ اچھا بس، جو ہونا تھا ہو گیا، اب نہال کاجل کی بیوی ہے، اس لیے تماشا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم نے اسے ٹوکا۔ آہد نے غصے سے اس کا گریبان چھوڑا اور اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ نہال بچے، کیا تم بھی کاجل کو پسند کرتی ہو؟ شل کھڑی نہال نے دھڑکتے دل سے اپنے باپ کو دیکھا جو اسے فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ نہال کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے، اور عین اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے جان جسم سے رسنے لگی ہو۔ وہ بے سدھ ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ کاجل نے بڑھ کر اسے اپنے بازو میں تھام لیا تھا۔ نہال نے بے ساختہ ہی اس کے گردن کے گرد اپنے بازو حمل کیے تھے۔ اب کیا فرق پڑتا ہے چچا، یہ اب میرے نکاح میں ہے اور قیامت تک رہے گی۔ وہ واضح انداز میں کہتا اسے اسی طرح اٹھائے ہوئے پرعزم قدموں سے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا نہال کو یہ لوگ جان سے مار دیں گے اگر انہیں ذرا سے بھی علم ہوا، لیکن اس کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا تھا۔ بس یہی فرق تھا مرد اور عورت میں۔ مرد غلط بھی کر لے تو اسے کوئی غلط نہیں کہتا۔ تم فکر مت کرو بشر، نہال میری بھی بیٹی ہے اور وہ ہمیشہ خوش رہے گی کاجل کے ساتھ۔ ابراہیم نے انہیں یقین دلایا۔ جب رئیسہ کو اس بارے میں علم ہوگا تو کیا گزرے گی اس پر؟ بشر بڑبڑائے۔ رئیسہ بہت مشکل سے سوئی تھی، رو رو کر ان کی طبیعت بگڑ چکی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور پیر کی ٹھوکر سے زور سے دروازے بند کرتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے نہال کو بیڈ پر پھینکا۔ نہال کے لبوں سے بے اختیار ہی چیخ نکلی تھی۔ اس کے لیے یہ عمل غیر متوقع تھا۔
وہ اذیت سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، جو کھڑا اسے آنکھوں میں تیش لیے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ نیچے تمہاری یہ زبان خاموش رہی، بتاؤ مجھے۔ وہ بیڈ پر اس پہ جھکتا ہوا، اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں دبوچتا ہوا اس کے چہرے کے قریب پھنکارا تھا۔ یہ سوال تو میں بھی آپ سے کر سکتی ہوں، کیوں آپ نے سارا الزام خود پر لیا؟ کیوں مجھے بچایا؟ وہ بمشکل بول پائی۔ کاجل کے ہاتھ اس کے چہرے پر ڈھیلے پڑے، وہ بے ساختہ ہو کر پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، سمجھی؟ تمہیں صرف میرا احسان مند ہونا چاہیے۔ وہ الماری کی طرف بڑھا اور وہاں سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ تبھی پوچھ رہی ہوں، کیوں کیوں کیا آپ نے یہ احسان مجھ پر، جبکہ میں نے آپ کے ساتھ صرف برا ہی کیا ہے؟ وہ اٹھی، اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی طرف نہیں مڑا، وہ بس اسے سنے گیا۔ بتا دیتے ان سب کو کہ زبردستی میں نے آپ سے شادی کی ہے، نہ کہ آپ نے۔ کاجل نے سب سے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی تھی۔ وہ مڑا اور نہال کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اگر بتا دیتا نا تو وہ سب تمہیں زندہ دفن کر دیتے، اور میں نے اس لیے تمہاری دھمکی پر شادی نہیں کی کہ تمہیں کھائی سے نکال کر کنویں میں دھکیل دیتا۔ اس کے گھرراہٹ میں اذیت ہی اذیت تھی۔ کاجل کو اس وقت اپنے آپ سے زیادہ بے بس کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، تم میری مجرم ہو اور میں تمہیں سزا ضرور دوں گا، سمجھی؟ وہ اسے سراہنا انداز میں پلنگ پر گراتا ہوا خود باتھ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نہال کے آنسو میں مزید روانی آ گئی تھی۔ وہ ٹھیک تھا، اس نے دھوکہ ہی تو دیا تھا اسے۔ یا اللہ، پتہ نہیں میں کیوں آ گئی تمہاری باتوں میں۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی بولی تھی، اس کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ سامنے آرام سے بیڈ پر بیٹھے احد نے زومائنی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ ویسے تمہیں بھی کچھ نیچے بولنا چاہیے تھا، اس طرح زیادہ ریئل لگتا۔ زمرہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ جتنا ڈرامہ تم کر کے آئے ہو نا، کافی تھا اتنا، میرا وہاں خاموش رہنا ہی ٹھیک تھا۔ وہ جل کر بولی۔ کیا حال ہو رہا ہوگا کاجل کا، بیچارہ۔ وہ اداسی ہو کر صوفے پر بیٹھی۔ بیچارہ؟ یہ کس خوشی میں اسے بیچارہ بول رہی ہو تم؟ وہ خفا ہوا۔ میں نے آج تک اس کو اتنا بے بس نہیں دیکھا۔ وہ غصہ بھری گرراہٹ میں بولی۔ وہ مرد ہے، ایک عورت سے ٹریپ ہو گیا، یہی سوچ رہا ہوگا وہ۔ احد کے لب واہ ہوئے، آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ شوہر کو ادھر روز دھمکی دے کر خوف زدہ رکھتی ہے، لیکن برا اسے اپنے دیور کے لیے لگ رہا تھا۔ واہ کیا انصاف ہے۔ وہ صرف سوچتا ہی رہ گیا۔ ایک ہفتہ قبل وہ نہال کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب کاجل کو اس کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ کاجل اسے دیکھے بنا ہی نیچے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ وہ سوچتا ہوا نہال کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ہیزل کا دھیان رکھنے کہنے کے لیے آیا تھا، لیکن کمرے میں آتے ہی اس نے نہال کو صوفے پر لیٹے ہوئے روتے دیکھا۔ نہال؟ وہ فکر مند سا پکارتا ہوا اس کے پاس آیا۔ نہال فوراً سیدھی ہوئی، جلدی سے آنسو رگڑ کر صاف کیا۔ جی بھائی؟ وہ بدوقت مسکرائی۔ میں نے ابھی کاجل کو تمہارے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا، پھر یہاں تمہیں روتے ہوئے، آخر بات کیا ہے؟ احد اس کے پاس صوفے پر بیٹھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ نہال، تم اس پورے گھر سے بات چھپا سکتی ہو لیکن مجھ سے نہیں، اب بتاؤ۔ اس کا لہجہ سنجیدہ مگر نرم تھا۔ میں کاجل سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے سر جھکائے ہوئے جھجک کر اعتراف کیا، پھر سست روی سے سر اٹھا کر احد کو دیکھا جو پرسکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شوق، حیرت، تعجب، ایسا کوئی تاثر نہ تھا جس کی نہال کو توقع رہی تھی۔ میں یہ بات جانتا ہوں، تم یہ بتاؤ ابھی کیا ہوا ہے؟ وہ اسی پرسکون انداز میں بولا۔ نہال نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ حیرت زدہ سا سوال۔ احد محم سے مسکرایا۔ وہ چھوڑو، اپنی بات پوری کرو گڑیا۔ اس نے پاس پڑا پانی کا گلاس جو کاجل نے ہی رکھا تھا اس کی طرف بڑھایا تھا۔ نہال نے گھونٹ بھرا اور کہنے لگی، میں نے آج ان سے اظہار محبت کیا، لیکن انہوں نے… آنسو ایک بار پھر برسنے لگے تھے۔ لیکن اس نے تمہیں انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، ہے نا؟ نہال نے واہ ہوتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کو یہ کیسے پتا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں وہ یہی کرے گا، اسے لگتا ہے کہ وہ شادی اور کمٹمنٹ جیسی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ وہ تعصب سے بولا۔ لیکن اب اسے یہ اٹھانی ہوگی، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ نہال نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اب اگر وہ پیار سے نہیں مان رہا تو زبردستی منانا پڑے گا، اس نے بتایا۔ محبت میں زبردستی نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی محبت پا لینے کا نام نہیں ہے۔
बिल्कुल, मोहब्बत पा लेने का नाम नहीं, छीन लेने का नाम होता है। निहाल उसको देख कर रह गई थी। वो आद इब्राहिम था, अपनी ही वाजे के असूल रखने वाला। देखो, अभी जो मैं तुम्हें करने के लिए कहने वाला हूँ वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम कर लोगी, यकीन है मुझे। आहद ने अपनी कमर पर लगे हुए होल्स्टर से पिस्तौल निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। आप चाहते हैं मैं उस शख्स पर बंदूक तानूं जो मुझे जान से ज्यादा अजीज है? निहाल की आंखों में बेयकीनी थी। तुम ये गन उस शख्स पर नहीं, खुद पर तानोगी, क्योंकि वो शख्स खुद की मौत से खौफजदा नहीं होगा, लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए होगा। आहद ने वो पिस्तौल मेज पर रख दी। वो मोहब्बत नहीं करता मुझसे, आप कैसे कह सकते हैं कि वो खौफजदा होगा मेरी मौत से? आहद मोहम से मुस्कुरा दिया। मोहब्बत नहीं करता, लेकिन दोस्त तो हो ना उसकी, और वो दोस्ती में जान देने वालों में से है, जान लेने वालों में से नहीं। और तुम एक वाहिद करीबी दोस्त हो। आहद ने एक लम्हे का वक्फा लिया। उसकी जिंदगी में तुम एक वाहिद लड़की हो। न कभी उसने कोई गर्लफ्रेंड बनाई, न कोई और दोस्त। वो आम मर्दों की तरह नहीं है, वो मेरा भाई है, एक अलग ही नमूना, और तुमसे ज्यादा कोई उसके लिए बेहतर नहीं हो सकता। निहाल का दिल मजीद उसको पाने की जिद करने लगा। शादी और जिम्मेदारी से भागता है, आज़ाद पसंद इंसान है, उसके पैरों में बेड़ी सिर्फ तुम डाल सकती हो। वो उठ खड़ा हुआ। ये गन यहीं पड़ी है, अगर तुम आज रात इसे वापस लौटाने नहीं आई तो मैं समझूंगा कि तुम तैयार हो। और आद इब्राहिम अपने लफ्जों के जाल में उसे उलझाता हुआ कमरे से निकल गया। अगली सुबह वो अपने कमरे में बैठा था जब उसका फोन रिंग हुआ था। उसने फोन उठाया तो वहाँ निहाल का पैगाम आया पड़ा था। मैसेज पढ़ते ही वो गहरा मुस्कुरा दिया। आज उसका रात में वलीमा था। कल रात जब वो गन लौटाने नहीं आई थी तो वो समझ चुका था कि उसका जवाब हाँ होगा। मोहब्बत खुदगर्जी का नाम नहीं थी, लेकिन फिर भी खुदगर्ज बना देती है। वलीमे से फारिग होकर जब वो जमरा को कमरे में छोड़कर अपने ऑफिस में आया तो निहाल वहीं बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आपने क्यों बुलाया था भाई? उसने आद को आते देखकर पूछा। आद ने उसका चेहरा देखा जो उदास सा था। वो जानता था निहाल अंदर ही अंदर नादिम है। कल जाकर तुम सबसे कहोगी कि तुम शादी के लिए राजी हो। वो आकर ऑफिस चेयर पर बैठा। लेकिन भाई, निहाल ने नासमझी से उसे देखा। निहाल, जो मैं कह रहा हूँ वही करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। वो नर्म और हतमी सा बोला। उसने अगली सुबह वैसा ही किया था, लेकिन काजल उससे लड़कर और खफा होकर उसे दिन जाने कहाँ निकल पड़ा था। वो परेशान थी, लेकिन आहद ने उसे यकीन दिलाया था कि वो ठीक है और वो बहुत जल्द आ जाएगा। वो एक अपार्टमेंट के लाउंज के सोफे पर बैठा, टांग पर टांग जमाए बैठा था और सामने खड़े हुए लड़के पर नजरें जमाए हुए था, जो खामोशी से खड़ा लब काटता हुआ उसे देख रहा था। तुम्हें यही मिला था? उसने नागवारी से सामने सोफे पर बैठे हुए आदमी को मुखातिब किया था। वो आदमी सरमायादार खानदान का लगता था, जबकि सामने खड़ा लड़का आम सा था। तुमने कौन सा असली शादी करवानी है? वो खफा हुआ। फिर भी नाटक असली लगना चाहिए ना। उसने सामने मेज पर पड़ा हुआ कॉफी का कप उठाया और घूंट भरा। कॉफी हलक में उतरने की देर थी जब वो पहले से ज्यादा बदमजा हुआ था। कॉफी भी बिल्कुल तुम्हारे स्टैंडर्ड की तरह है, थर्ड क्लास। जासिम, उसने कॉफी का कप वापस मेज पर पटक दिया। तुम ये सब छोड़ो और इस पर ध्यान दो। जासिम पहले से ज्यादा खपा हुआ। ठीक है, वक्त कम है, इसको डन कर दो। लड़के का चेहरा ही एकदम ही खिल उठा था। बोल तो ऐसा रहा है जैसे शॉपिंग करने आया हो। जासिम ने हूँ करके सर झटका। वो लड़का खुश सा चेहरा लिए बैठने लगा था कि ए, बाप का घर है तुम्हारा, चुपचाप खड़े रहो। उसने दो उंगलियों से खड़े रहने का इशारा किया। लड़का शर्मिंदा सा होकर वापस खड़ा हो गया। जासिम ने तासुब से उसे देखा था। देखो, अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो अच्छा नहीं होगा। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, वरना। वो खा जाने वाली नजरों से उसे घूर कर कह रहा था। नहीं होगी, यह बहुत अच्छा अदाकार है, तुम बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। जासिम ने बात संभालनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिक्र मुझे नहीं, इसे करनी चाहिए अपनी। वो अब तक ऐसे ही घूर रहा था। लड़के ने बद वक्त ही थूक निकला। बेफिक्र रहें बॉस, मैं किसी को भी शक नहीं होने दूंगा। उसने यकीन दिलाया। आहद ने अस्पात में सर हिलाकर उससे नजर हटा ली जब वो लड़का बोल उठा। दोस्ती कर ले मुझसे, मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैं दोस्तियां नहीं करता, दुश्मनी करनी है तो बताओ। लड़के ने झुंझलाकर हाथ पीछे कर दिया।
वो एक सुर्ख ईंटों वाले घर के सहन में रखी हुई चारपाई पर बैठी थी। काली कांच वाली चादर ओढ़े, जामनी रंग के सादा शलवार कमीज पहने, वो संजीदा से सामने बैठी एक दरमियानी उम्र की औरत को सुन रही थी, जो रोते हुए कह रही थी, वो कहता है मैं मर्द हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जमरा ने सबसे मुट्ठियां भींच ली। गाली देना, औरत पर हाथ उठाना कहाँ की मर्दानगी है? उसने गुस्से से सर झटका। और तुम ये सब सुनती हो चुप करके खामोशी से, क्यों? उसने सख्ती से पूछा। जिन लड़कियों का कोई ठिकाना नहीं होता, उनके शौहर ऐसे ही उन पर हुकूमत करते हैं। बात तल्ख थी मगर सच्ची थी। लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि तुम उसे ये इजाज़त दो कि वो तुम्हारी तजलील करे। औरत ने जवाब नहीं दिया तो जमरा फिर बोली, औरत को खुद को मर्द के सामने कभी कमज़ोर नहीं दिखाना चाहिए। औरत खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करके मर्द को खुद इजाज़त देती है कि वो उसकी जब चाहे तजलील कर सके। वो तासुब से कह रही थी। आप ठीक कह रही हैं सुल्तानी, औरत कमज़ोर नहीं होती, लेकिन ये दुनिया हर मुमकिन कोशिश करती है औरत को कमज़ोर बनाने की। और जानती है क्या, औरत को इस हाल में करने वाले कौन होते हैं? उसके अपने माँ बाप। उसके आंसू रवानी से बहने लगे थे। एक बेटी के लिए वालिदैन ही उसका सबसे मजबूत सहारा होते हैं। अगर वालिदैन ही उसे तन्हा छोड़ दें तो उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं और वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाती है। उस औरत ने ज़ारहाना अंदाज में आंसू पोंछे। मैं जानती हूँ, इस दुनिया में आज भी जहालत भरी पड़ी है, लेकिन हम अगर चाहें तो इस जहालत से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। वो उदासी से मुस्कुराई। तुम बस एक बात याद रखना, अल्लाह ने इंसान को इज्जत के साथ इस दुनिया में भेजा है और किसी को भी ये इख्तियार नहीं कि वो आपकी तजलील कर सके। अगर कोई मर्द एक औरत पर हाथ उठाए तो औरत पर लाजिम है कि वो भी जवाबन वार करे। वो उसकी आंखों में आंखें डाले गोया हुई थी। पता है मर्द की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होती है? कि वो औरत की मासूमियत को उसकी कमज़ोरी समझ लेता है। औरत मासूम ज़रूर होती है, मगर कमज़ोर और बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं होती। उसने कहते अपनी चादर दुरुस्त की और ओढ़ी। मैं चाहती हूँ तुम खुद लड़ो अपने लिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेली हो तो तुम गलत हो। जिनके साथ कोई नहीं होता, उनके साथ अल्लाह होता है, और जिनके साथ अल्लाह होता है वो सारी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। वो कहती सुर्ख ईंटों के घर से निकल गई थी। वो सिर्फ हिम्मत अफजाई क्या करती थी, वो चाहती थी उसके गांव की औरतें अपने लिए खुद लड़ना सीखें। वो बाहर निकली तो सामने आहद की गाड़ी खड़ी देखकर चौंकी। आहद ने गाड़ी के शीशे से उसे देखा और गाड़ी से बाहर निकला। वो वहीं खड़ी उसे देखती रही। तुम यहाँ कैसे, और अब्दुल्ला कहाँ है? उसने नरमी मगर संजीदगी से पूछा। मैंने उसे भेज दिया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, चलें? वो उसके पास आया। कहाँ? उसने सवाल दागा। चलो फिर बताता हूँ, वो कहता मुड़ा। जमरा ने गहरी सांस ली और कदम बढ़ाए, लेकिन अचानक से किसी पत्थर से उसका पैर टकराया और उसकी एक सैंडल उसके पैर से निकलकर दूर जा गिरी थी। पत्थर जरा सा उसके पैर पर भी लगा था, जिस वजह से उसने हल्की सी करा भरी थी। आहत बेइख्तियारी मुड़ा। उसकी सैंडल उसके पास ही गिरी थी। उसने झुककर उसकी सैंडल उठाई और उसके करीब आकर नीचे बैठा। जमरा सैंडल पहनने ही लगी थी कि आहत ने वो परे रख दी और उसका पैर अपनी टांग पर रखा। फिर अपनी जेब से रुमाल निकाला और जमरा का पैर थामकर उस पर लगी हुई मिट्टी को साफ करने लगा। जमरा शशदर सी उसे देखती रह गई। वो मगरूर शख्स सिर्फ उसके पैर पर लगी हुई मिट्टी को साफ करने के लिए अपने कपड़ों की परवाह किया बगैर इस तरह बैठा था। एक मर्द के बारे में वो सुनकर आ रही थी और यहाँ एक मर्द को वो देख रही थी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। आहद ने उसे नजर उठाकर देखा। दोनों की नजरें एक लम्हे को मिली थी। फिर उसने सैंडल को जमरा के पैर में पहना दिया और सिया पैंट को झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। ध्यान से चलो घरवाली, लहजे में फिक्र थी, वो कुछ नहीं बोली। आहद ने उसका हाथ नरमी से अपने हाथ में लिया और गाड़ी की तरफ चल दिया। वो अब भी कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से चल दी। वो जैसे किसी अलग ही वजू में थी। वो दोनों आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी में बैठे हुए थे। तभी दो आइसक्रीम के कप थामे हुए एक लड़का आया और उन्हें आहद को थमाकर चला गया। आहद ने चॉकलेट फ्लेवर उसकी तरफ बढ़ाया और खुद डार्क चॉकलेट वाला खाने लगा। अब तुम मुझे बताओगे कि आखिर बात क्या है? उसने सख्ती से पूछा। तुम पहले आइसक्रीम खाओ घरवाली, ताकि दिमाग ठंडा हो सके, फिर बताता हूँ, वो गड़बड़ा कर बोला था।
जमरा ने सबसे सांस भरी थी और आइसक्रीम खाने लगी। आज वो काफ़ी महीनों बाद आइसक्रीम खा रही थी। उसे चॉकलेट फ्लेवर पसंद था, लेकिन आहद ने उससे पूछे बिना ही मंगवाई थी। वो खुश थी कि तुक्का ही सही मगर सही लगा था। अब उसे कौन बताए कि आहद इब्राहिम उसकी हर पसंद से वाकिफ था। क्या? आइसक्रीम से फारिग होकर आहद ने उसे अपनी और निहाल के बीच में हुई सारी बात बताई थी। देखो, मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो, लेकिन वो जब भड़की तो वो जल्दी से बोलने लगा। गुस्सा? गुस्सा बहुत छोटा लफ्ज़ है। मैं तुम्हें? वो मजीद भड़की। तुमने उस वक्त निहाल को इस हाल में नहीं देखा था। अगर देख लेती तो कुछ भी कर गुजरने पर तैयार हो जाती, जैसे मैं हो गया। उसने नरमी से बताया था। वो रो रही थी जमरा, बिलक बिलक कर, जैसे हर चीज से हार गई हो। आपके लहजे में उदासी घुल गई थी। मैंने उसे पहली बार इतना टूटा हुआ और बिखरा हुआ देखा था। मुझे तकलीफ हुई उसे यूं देखकर। मैं उसे यूं नहीं देख सकूंगा। जमरा के तने हुए नकुश नरम हुए थे। लेकिन ये गलत है, उसने नरमी से आगाही दी। जब बात अपनों की खुशियों पर आती है तब आहद इब्राहिम सही और गलत नहीं देखता। और यहाँ तो मेरी नाजू से पली हुई बहन की नाजुक दिल का मामला है। वो अपना इरादा पुख्ता कर चुका था। जमरा ने गुस्से से आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। जब तुम सब कुछ खुद ही तय कर चुके हो तो मुझे ये सब बताने का मकसद? वो गुस्सा हुई। तुम मेरी बीवी हो और शोहर का फर्ज है कि वो चाहे गलत करे या सही, लेकिन अपनी बीवी को बता कर करे। वो मुस्कुराहट दबाए हुए मासूमियत से खोया हुआ था। जमरा के लब वाह हुए, आंखों में मजीद गुस्सा दर आया, चेहरे पर हल्की सी सुर्खी भी फैल गई थी गुस्से की वजह से। मुझे हवेली जाना है। उसने खिड़की की तरफ रुख मोड़ा और गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया। घर वाली, एक बार खुद को निहाल की जगह पर रख कर देखो तो तुम्हें मैं और वो गलत नहीं लगेंगे। उसने नरमी से समझाया। जमरा के दिल को धचका सा लगा था। बेअख्तियार माजी नजरों के सामने ले आया। मैं इस वक्त से गुजर चुकी हूँ और मैंने ना तो मिन्नत की ना जबरदस्ती, बस खामोशी से रास्ता बदल लिया। आंखों में आजियत लिए उसने आहद की जानिब रुख किया था, और जो बात आहद को वहमो गुमान में भी ना थी वो जमरा के लिए आजियत का बास बनी थी। क्या तुम अपना माजी भूल नहीं सकती? दर्द की लहर आहद के दिल में भी दौड़ी थी। मैं अपना माजी भूल चुकी हूँ और आगे भी बढ़ चुकी हूँ। मैं बस तुम्हें ये बता रही हूँ कि मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया जो तुम निहाल से करवा रहे हो। तड़क कर जवाब देती वो फिर रुख मोड़ गई थी। अब वो सीधा निहाल की बात करेगी, ये उसने सोच लिया था। आहद ने लब भीजे और जन से गाड़ी आगे बढ़ा दी। आहद ने बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त किया था। उसे जमरा की सोच में भी ज़हन बर्दाश्त नहीं था। आहद ने गाड़ी सुल्तान हवेली में दाखिल ही की थी कि जब वो गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर निकली और उसे गुस्से से दरवाज़ा बंद करके अंदर की तरफ बढ़ गई थी। या अल्लाह, मेरी गाड़ी! आहद ने बेइख्तियारी दिल पर हाथ रखा था। पसंदीदा औरत थी, इसलिए वो बस जब्त करता रह गया। कोई और होता तो अब तक उसकी शामत आ चुकी होती। वो लाउंज में आती सीढ़ियों की तरफ बढ़ने ही लगी थी जब पीछे से मुलाजिम की आवाज़ पर रुकी। सुल्तानी, ये कुछ जमीन के कागजात हैं, आप देखकर दस्तखत कर दें। वो उनके साथ लाउंज में ही बैठ गई। आहद अंदर आया और बिना उसे देखे हुए ऊपर की तरफ बढ़ गया। जमरा ने उसे नहीं देखा, वो झुकी कागजात देख रही थी। निहाल, निहाल! वो निहाल के कमरे में आया तो वो दरवाज़ा बंद करके उसे पुकारा। जी भाई। वो जो सोफे पर आराम से बैठी थी फिक्रमंदी से उठी। वो घरवाली को मैंने सब कुछ बता दिया है और अब वो तुम्हारे पास आएगी तुम्हें रोकने के लिए। निहाल का मुंह खुल गया और आंखें शौक से फैल गई। आप? निहाल ने गुस्से से लब भींच लिए तो आहद घबराहट से मुस्कुरा दिया। एक नंबर के जोरू के गुलाम हैं आप, उसने खफगी से हकीकत बयान की। शुक्रिया। उस जन मुरीद ने सर झुकाकर हकीकत को तस्लीम किया था। निहाल उसको देख कर रह गई। अब क्या होगा? जोमी ये सब नहीं होने देगी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भाई, हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया। उसके तासुरात ऐसे थे मानो अभी रो पड़े। कुछ नहीं, बस दूल्हे से पहले उसकी भाभी को इमोशनल ब्लैकमेल करना होगा। वो सादगी से गोया हुआ था। निहाल निढाल सी होकर सोफे पर बैठ गई। पाँव पड़ने पड़े तो पढ़ लो, रोना पड़े तो रो लो, गिर जाओ पैरों में, लेकिन अपनी भाभी को मना लो प्लीज निहाल। निहाल ने गहरी सांस भरी और उठी। अब आप देखना निहाल क्या करती है। वो अज़म बांध कर उठी थी और अब वापसी का कोई रुख नहीं था। आज महजूज सा मुस्कुराया ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और उसी लम्हे उन दोनों की हवाइयाँ उड़ी। घरवाली! उसने निहाल को देखा और फिर दरवाजे को।
निहाल ने जल्दी से उसे वॉशरूम में छुपने का कहा और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इतनी देर क्यों लगी दरवाज़ा खोलने में? दरवाज़ा खुलते ही जमरा अंदर दाखिल हुई। वो मैं वॉशरूम में थी, उसने सादगी से बताया। जमरा ने एक नज़र भरपूर कमरे को देखा, फिर उसे, देखो निहाल, मुझे तुम्हारे उस 420 भाई ने सब बता दिया है। वो संजीदा थी और निहाल ने किस तरह अपना कहका जब्त किया था वही जानती थी। वॉशरूम में खड़े हुए आहत का मुंह खुल गया था, लेकिन अगले ही लम्हे वो बगैर आवाज़ हंस दिया। क्या बता दिया जोमी? वो अनजान और मासूम बन गई। यही कि तुम काजल से ज़बरदस्ती शादी करने वाली हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा। जमरा ने उसे अफसोस से देखा। निहाल को यक लम्हा, सिर्फ यक लम्हा, एक अजीब सा एहसास हुआ, मगर अगले ही लम्हे वो संभल गई। मैं ये सब उनके लिए भी कर रही हूँ। वो जो मसनूई रोने का इरादा किए बैठी थी, अचानक से उसके आंसू हकीकी तकलीफ में बदल गए थे। तुम उसके लिए उसे ही बेबस करोगी, तकलीफ दोगी? ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? समरा को तासुफ हुआ। जोमी प्लीज, मुझे एहसास मत दिलाएं कि मैं खुद गर्ज हूँ। मैं जानती हूँ काजल को आप ज़्यादा चाहती हैं, लेकिन मैं भी आपकी ही बहन हूँ। क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आएगा जब मैं किसी ऐसे शख्स को सौंप दी जाऊंगी जिससे मैं मोहब्बत नहीं करती? क्या उस शख्स के साथ ज्यादती नहीं होगी जिसकी बीवी मैं बनूंगी? क्या गुस्सेगी उस शख्स पर जब उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी किसी और को अपने दिल में बसाए बैठी है? उसके आंसू किसी समंदर की लहर की मानिंद बहते जा रहे थे। जमरा कुछ बोल ही न सकी। वो कहती भी क्या, निहाल ठीक थी। काजल को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, उनका मुझसे ज्यादा कोई ख्याल नहीं रख सकता, कोई भी नहीं, और मैं उनके अलावा किसी और को सोचना भी खुद पर हराम समझती हूँ। वो एकदम निढाल होकर जमीन पर बैठ गई थी। समरा के कंधे ढीले पड़े और उसने गहरी सांस भरी और उसके पास जमीन पर बैठी। बहुत नरमी से उसका चेहरा अपनी तरफ किया था और उसी नरमी से उसके आंसू साफ किए। मुझे जितना काजल प्यारा है इतनी तुम भी प्यारी हो, और रही बात उसकी जबरदस्ती शादी की, तो हाँ ये गलत है, मैं अब भी यही कहूंगी, लेकिन शायद यही आगे जाकर सही हो। बाज दफा सही काम भी गलत तरीके से करने पड़ जाते हैं। वो बिल आखिर हार गई थी। उसे अपनी नाजों से पली हुई बहन की आंसू दुख दे रहे थे। तुम याद रखना, तुम्हारी जोमी हमेशा तुम्हारे साथ है, हर कदम पर तुम्हारी ढाल बनकर। उसने निहाल को अपने साथ लगाया था। निहाल ने उसके गिर्द हिसार तंग किया और उसके चादर में चेहरा छुपा लिया। आई लव यू जोमी, आंखें बंद किए वो बड़बड़ाई थी। जमरा ने उसके बालों पर अपने लब रख दिए थे। वॉशरूम में जरा सा दरवाजा खोले खड़ा आहद मुंह खोले हैरत से उन दोनों को देख रहा था। ये मुझे इधर बंद करके मेरी बीवी के साथ रोमांस कर रही है। अगर उसे जमरा का खौफ ना होता तो अभी निकल कर निहाल को बताता। वो सोफे पर बैठा उसे घूर रहा था, जबकि वो सामने खड़ी अपना पेट पकड़े हुए हंसती जा रही थी। 420 भाई, या अल्लाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आपको इतना प्यारा नाम देंगी। निहाल का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादा हो रहा है? वो चुपती नजरों से उसे देख रहा था। नहीं भाई, यकीन करें, जो उस वक्त मेरी हालत हुई थी ना, मैंने जिस तरह से अपनी हंसी रोकी थी सिर्फ मैं ही जानती हूँ। उसका कहका एक बार फिर बुलंद हुआ था। आहत की अब बस हुई थी। वो सोफे से उठ खड़ा हुआ। मेरी बीवी से ज्यादा तुम्हें चिपकने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? जाते जाते वो तंबी कर गया। निहाल उसका देख कर रह गई। यहाँ अच्छे से झाड़ू लगाओ, वो मुलाजमों को हिदायत दे रही थी जब एकदम ही कमरे का दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। जमरा की नजर बेइख्तियारी उस पर उठी। सादिया, तुम जाओ। जमरा ने मुलाजमा की तरफ देखा। मुलाजमा ताबेदारी से वहां से झाड़ू उठाकर ले जाने ही लगी थी जब वो बोल उठी, झाड़ू यहीं छोड़ जाओ, आज मुझे कुछ बहुत अच्छे से साफ करना है। आहद जो आते ही सोफे पर बैठा था, एक नज़र उसे देखा। मुलाजमा भी नासमझी से देखने लगी। जाओ अब सादिया। मुलाजमा वहां से बिना झाड़ू उठाए निकल गई। जमरा ने बहुत नरमी से वो झाड़ू उठाया और सोफे की तरफ बढ़ी। आहद की आंखें हैरत से वाह हुई थी। घरवाली, ये क्या कर रही हो? वो फौरन अपनी जगह से उठा और सोफे के उस पार गया। कहाँ से आ रहे हो तुम? वो झाड़ू पकड़े उसके पास आ रही थी, जबकि वो पीछे की तरफ जा रहा था। वो दोनों सोफे के इर्द गिर्द घूम रहे थे। कसम ले लो, मैं कोई डेट पर नहीं गया था। उसने फौरन वजाहत दी। तुम निहाल के कमरे से आ रहे हो ना, और तुम तब भी वहीं थे जब मैं कमरे में आई थी। वो शेरनी की तरह उसे देख रही थी। आहत के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। मुझे कैसे पता चला, यही सोच रहे हो ना?
वो दोनों उसी तरह चक्कर काट रहे थे। अगली बार जब कोई ऐसे 2 नंबर काम करो तो परफ्यूम मत लगाना। आहद ने चौंक कर उसे देखा। वो दोनों ऐसे चक्कर काटते काटते सोफे के बीच में थे जब आहद वहीं रुक गया था। जमरा तेज रफ्तारी से उसकी तरफ आई थी। जब आहद ने उसका पैर अपने पैर में उलझाया, वो दोनों बेइख्तियार ही सोफे पर जा गिरे। झाड़ू उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा। तो तुम मेरी खुशबू भी पहचानने लगी हो? आहद के लब मुस्कुराहट में ढल रहे थे। जमरा को एक बार फिर खुद पर गुस्सा आया, जो हर बार उसकी जबान फिसल जाती थी। जी नहीं, मैं निहाल को जानती हूँ। वो ऐसा परफ्यूम नहीं यूज करती। वो बहाना कर गई। उसने इस पर से उठना चाहा जब आहद ने उसे कंधों से थामकर बाज रखा। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरा साथ देने के लिए मान गई। वो गहरा सा मुस्कुराया। जमरा ने उसके गाल पर पड़ता डिंपल देखा। दुनिया में कितने मर्द थे जिनके गाल पर डिंपल पड़ता था। कुछ नया तो नहीं देख रही थी वो। फिर उसे ये डिंपल इस पर इतना अच्छा क्यों लग रहा था? उसे जब ये एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है, वो फौरन संभली। मैं ये सब निहाल और काजल के लिए कर रही हूँ। ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। वो तड़क कर जवाब देती हुई उठ खड़ी हुई थी। आहद ने इस बार उस पर गिरफ्त हल्की कर दी थी। अगर मैं खुशफहमी में रह लूंगा तो तुम्हारा क्या चला जाएगा घरवाली? वो चेहरे पर मस्नुई उदासी लिए उठकर बैठा। जमरा ने बस एक नागवार नजर उस पर डाली, जवाब नहीं दिया। तो यहाँ होता है थर्ड एपिसोड कंप्लीट। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।